अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा व तालबात, मैं लेक्चरार अम्मार नईमी इंटरमीडिएट साल दुवम उर्दू के दूसरे सबक के दूसरे लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो इससे पहले मैंने दूसरे सबक का पहला लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें। तो ये सफ़ा नंबर 9 का जो दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से आज शुरू करना है, तो पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मुसलमान हिंद, यानी हिंद के जो मुसलमान थे कि जदीद सियासी जिंदगी की दास्तान ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कयाम के बाद गो का मतलब है अगरचे, सर सैयद ने अलीगढ़ में मुसलमानों के सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाया। सियासी हकूक से ये मुराद है कि मुसलमान सियासत के हवाले से अपने हकूक से आशनाई हासिल करें कि किस तरह से उन्होंने सियासत में हिस्सा लेना है, किस तरह से उन्हें अपने जो बाकी सपोर्टर्स हैं उनको किस तरह से हकूक दिलवाने हैं। कदम उठाया, लेकिन बिल अमूम इसका मतलब है आमतौर पर उनकी कौमी सियासत यही थी कि मुसलमान मुल्की सियासत से अलग थलग रहें। यानी वो ये चाहते थे कि मुसलमान सियासत का शाऊर तो रखें लेकिन सियासत में इन्वॉल्व मत हों, और पहले मगरबी अलूम के हसूल से अपनी कौम की हालत को दुरुस्त और मजबूत कर लें। मगर 20वीं सदी के शुरू से एशिया और उसके साथ हिंदुस्तान में सूरत हाल दगरगू होने लगी, खराब होने लगी। यानी सर सैयद ये चाहते थे कि मुसलमान पहले अंग्रेजी अलूम से आशनाई हासिल करें, वो समझें कि वो मुसलमान इस लेवल पर पहुंच जाएं कि जिस लेवल पर अंग्रेज पहुंचे हुए हैं, तो फिर जाके वो आगे सियासत में हिस्सा लें। उसके बाद यहाँ पर आगे जिक्र है जापान की फतह से हिंदुओं में जज्बा कौमियत उभरा और उन्होंने तकसीम बंगाल के खिलाफ 1905 में एक जबरदस्त तहरीक शुरू की। अब ये क्या सारा तकसीम बंगाल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, और उसके अलावा जापान का यहाँ पर जिक्र है वो बता देता हूँ। उसकी तफसील ये है। जापान दुनिया के इंतहाई मशरिक में वाक़या एक मुल्क जो बहरुल काहिल का एक जजीरा है, और एक रिसर्च में ये बात भी आई है कि दुनिया में सबसे पहले जो सूरज तुलू होता है वो जापान में होता है। इस मुल्क ने थोड़े से अरसे में अलूम फ़नून और टेक्नोलॉजी में हैरत अंगेज तरक्की की है। यानी जापान ने 1904 और 5 में जापान ने जंग में रूस पर फतह हासिल कर ली थी। इस जंग ने 1905 के रूसी इनकलाब के लिए राह हमवार की और नेशनलिज्म यानी कौम परस्ती का नजरिया परवान चढ़ा। लोग अपनी अपनी कौमों को, जितने भी ममालिक थे वो उन्हें तरजीह देने लगे। उसके बाद है जी तकसीम बंगाल का आगे जिक्र हुआ। 1905 में अंग्रेजों ने इंतजामी जरूरत के तहत, ये भी मैं आपको बता चुका मुतालिया पाकिस्तान में, इंतजामी जरूरत, जारी बात है इतना बड़ा सूबा था उसको मैनेज कैसे करना था, तो उन्होंने क्या किया, इसको तकसीम किया, सूबा बंगाल को 2 हिस्से कर दिए। तो हिंदुओं के सियासी और मुआशी मुफादात चूंकि मुस्लिम बंगाल से भी वाबस्ता थे, इसलिए उन्होंने इस तकसीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। उसके बाद किताब की तरफ आ जाते हैं। यहां पर लिखा है उर्दू हिंदी झगड़ा। ये क्या था ये भी हम मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ चुके हैं। 1867 में यानी जंग आजादी के 10 साल बाद, 1857 में जंग आजादी हुई, उसके 10 साल बाद बनारस के बाद सरबर आवर्दा, यानी जो सरबर आवर्दा से मुराद ये है इंतहा पसंद हिंदू को ख्याल पैदा हुआ कि जहां तक मुमकिन हो तमाम सरकारी अदालतों में उर्दू जुबान और फारसी रस्मुल खत से मुराद है यानी वो जिस अंदाज में लिखा जाता है, जुबान लिखी जाती है, खत्म कराने की कोशिश की जाए और इसके बजाय हिंदी भाषा जारी हो जो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। हिंदुओं ने उर्दू को मुसलमानों की जुबान करार दिया क्योंकि ये कुरान पाक के हरूफ में लिखी जाती है। इस पर पूरे मुल्क में तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और हिंदू हिंदी के और मुसलमान उर्दू के हामी हो गए। उसके बाद आगे आते हैं किताब की तरफ। उर्दू हिंदी झगड़े के सिलसिले में यूपी का मतलब है जी उत्तर प्रदेश, ये भारत की रियासत है, कि हुकूमत ने अलीगढ़ के तालीमी अदारे को इस नीम सियासी मसले में दखल देने से हुक्मन रोक दिया। नीम सियासी का मतलब है, नीम का जब भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर वो नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि नीम गर्म पानी, वो गर्म तो होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, कम होता, तो ये भी नीम सियासी है। सियासी तो था लेकिन उस नौइयत का नहीं था। खैर, जिसकी वजह से मुसलमानों के लिए और भी जरूरी हो गया कि वो अपने तमद्दनी और सियासी हकूक की हिफाजत के लिए एक सियासी जमात की बुनियाद रखें। अब उन्हें जरूरत पेश आई कि उनकी भी एक सियासी जमात होनी चाहिए जहां पर वो अपने ये जो लिखा हुआ है तमद्दनी और सियासी हकूक यानी अपने राइट्स, अपने हकूक को बचाने के लिए वो भी एक जमात बनाए।
यूं दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई। एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें। और 1909 की इस्लाहात, ये क्या है 1909 की इस्लाहात? और में मुसलमानों ने जुदागाना इंतखाबात का हक हासिल किया। फिर तकसीम बंगाल की तनसीक 1911 एमसीक्यूज, ये मैं इकट्ठा बता देता हूँ। और जंगे बल्कानो तराबलस 1912 से मुसलमानों को यकीन हो गया कि उनके कौमी और बैनुल अक़वामी हकूक हुकूमत बरतानिया के हाथ में महफूज नहीं रह सकते। ये तकसीम बंगाल के खिलाफ, यानी ये पहले बता देता हूँ, उसके बाद सॉरी ये तो बता दिया मैंने तकसीम बंगाल। 1909 की इस्लाहात ये मैं अब आपको बता देता हूँ। 1909 की इस्लाहात ये मंटो मार्ले इस्लाहात थी, जिनकी रूह से मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक हासिल हो गया, यानी हिंदू हिंदुओं को और मुसलमान अपने मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे। ये है जी 1909 की इस्लाहात। उसके बाद है तकसीम बंगाल की तनसीख। तनसीख का मतलब है कैंसलेशन, खत्म कर देना। 1905 में तकसीम बंगाल पर हिंदू सख्त नाखुश थे और इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज भी कर रहे थे। 1911 हिंदुओं की इंतहाई कोशिशों से अंग्रेजों ने बिलाखिर यह तकसीम मनसूख कर दी। अब आ गया जी जंगे बल्कानो तराबलस। 20वीं सदी की इब्तदा में शुमाली अफ्रीका के मुसलमान ममालिक को कमजोर पाकर यूरोपीय मुल्कों ने उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लीबिया उस जमाने में तुर्की में शामिल था। यहां मुसलमानों की अक्सरियत थी और कुछ यूरोपियन भी रहते थे। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तुर्की के कुछ इलाकों पर कब्जा कर चुके थे। इटली ने लीबिया पर कब्जा करने के लिए 1911 में तराबलस पर चढ़ाई कर दी और 1912 में न सिर्फ तराबलस बल्कि पूरे लीबिया पर कब्जा जमा लिया। इटली को बरतानिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। अभी यह मसला हल नहीं हुआ था कि बल्कान की ईसाई रियासतों ने, जिनमें यूनान, बल्गारिया वगैरह पेश थीं, तुर्की के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया और एक एक करके तमाम यूरोपीय रियासतें उसके कब्जे से निकल गईं। दोनों जंगों में यूरोपियन ताकतों का मुकाबला अकेले तुर्कों से था, इसलिए तुर्क शिकस्त खा गए। तो ये है जी इनका तारुफ, यानी मैं इनकी तारीफ बता दी है। और अब आते हैं अपने सबक की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है कि मुसलमानों को यकीन हो गया कि कौमी और बैनुल अक़वामी हकूक हुकूमत बरतानिया के हाथ में महफूज नहीं रह सकते। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए सेल्फ गवर्नमेंट का मुतालबा किया, 1913 में किया था, और कांग्रेस की तरफ ताउन का हाथ बढ़ाया। एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें। ये सेल्फ गवर्नमेंट क्या है उसकी तफसील सुने। मार्च 1913 में मुस्लिम लीग ने हुकूमत खुद इख्तियारी, यानी उर्दू में खुद इख्तियारी और इंग्लिश में सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, के मुतालिक करारदाद मंजूर की और कांग्रेस पर जोर दिया कि वो सेल्फ गवर्नमेंट के हसूल के लिए मुसलमानों की तायीद करें। चुनाचे दोनों जमातों ने इस सिलसिले में एक साथ चलने का वादा किया। अब आते हैं जी सबक की तरफ। आखिरी लाइन यानी सफ़ा नंबर 9 की। जंगे अजीम अव्वल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तानियों के दिल में हरकत पैदा की और कांग्रेस और लीग में मिसाके लखनऊ का मशहूर मुआहिदा हुआ, जिसकी वजह से बरतानिया 20 अगस्त 1917 को यह ऐलान करने पर मजबूर हो गया। यह एमसीक्यूज अंडरलाइन कर लें कि हिंदुस्तान को बतदरीज खुद इख्तियारी हुकूमत दी जाएगी। खुद इख्तियारी यानी उस पर मुकम्मल इख्तियार उन्हीं का होगा। लेकिन जंग का खत्म होना था कि बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान से तोते की तरह आंखें फेर ली। ये मुहावरा है, तोते की तरह आंखें फेरना यानी बेपरवाह हो जाना, और जालिमाना कवानीन नाफिज करने की ठान ली जो 1919 में हुए। ये मैं मुकम्मल डिटेल दे दूंगा, पहले आप इसको अंडरलाइन कर लें। इधर यूरोप में तुर्की के हिस्से बखरे करने, यानी जैसे आपने तरीके खिलाफत में पढ़ा कि तुर्की को टुकड़े टुकड़े किया जाना था, की साजिशें चल रही थी। उस पर गांधी का तारुफ भी देता हूं अभी, और अली बरादरान, ये कौन है, इनका भी तारुफ मुख्तसर, की मदद से अदम ताउन की जबरदस्त तहरीक शुरू की। अदम ताउन की तहरीक की तफसील भी मैं इकट्ठी साथ दे देता हूं। तहरीक शुरू की 1920 में, लेकिन इस तहरीक का खत्म होना था कि दूसरे हिंदू लीडरों ने शुद्धि और संगठन की इश्ताल अंगेज तहरीर का मतलब यह है यानी दंगे फसाद फैलाने के लिए कार्रवाइयों से हिंदू मुस्लिम ताल्लुकात को खराब कर दिया। इस जमाने में मुसलमान लीडर गफलत की नींद सोए रहे, लेकिन साइमन कमीशन की आमद और नेहरू रिपोर्ट की मुस्लिम कुश तजावीज। मुस्लिम कुश का मतलब ये होता है मुसलमानों का खात्मा करना, खत्म करना। जैसे हम कहते हैं खुदकुशी यानी खुद को मारना, तो यहां पर मुस्लिम कुश मुस्लिम को मारना। पर वो अपने ख्वाब से चौंके, होश आ गई उनको 1928 में।
ये जितनी भी पाकिस्तान के असूल की कोशिशें हुई हैं वो 1930 से 1947 तक हुई हैं, ये याद रखिएगा। और ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जमा होकर उन्होंने एक मुत्तहिदा सियासी मुतालबा जो मिस्टर जिना के 14 नुकात से मुताबिक रखता था दुनिया के सामने पेश किया। 14 नुकात 1929 में पेश हुए। उधर कांग्रेस ने गांधी की क़यादत में मुकम्मल आज़ादी का ऐलान करके सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की, ये अंडरलाइन कर लें 1930 में। उस दौरान में लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये इससे याद रखिएगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस से। उसके बाद 1930 था 1932 ये थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस, और बरतानवी हुकूमत ने अपना फिरका वाराना फैसला सुनाया। कौन सा फिरका वाराना फैसला था ये भी मैं अभी तफसील में बता देता हूँ, ये अंडरलाइन कर लें। लेकिन हिंदू लीडरों की हट दर्मी के बायस हिंदुओं और मुसलमानों में कोई समझौता ना हो सका। 1935 में नया गवर्नमेंट ऑफ एक्ट मंजूर हुआ, ये अंडरलाइन कर लें, ये भी बताता हूँ, जिसकी रूह से मरकज में फेडरेशन क्या है इसकी डिटेल भी अभी बता दूं, और सूबों में खुद इख्तियारी हुकूमत का नफाज तय पाया, यानी खुद इख्तियारी हुकूमत है, आप अपनी सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं। 1937 के इंतखाबात के बाद कांग्रेस पहले 6 और फिर 2 और सूबों में हुकूमत करने लगी, जिससे उसका सर फिर गया। सर फिरने से मुराद ये है कि भाई गुरूर घमंड आ गया उनमें, और उसने मुस्लिम लीग से मुंह फेरकर मुसलमानों को बहैसियत कौम के मलिया मेट करने का मुसम्मिम इरादा यानी पुख्ता इरादा कर लिया। चुनाचा कांग्रेसी हुकूमतों ने उर्दू को मिटाया, हिंदी को उबारा, और हिंदुआना तमद्दन यानी हिंदुओं का जो कल्चर है के दीगर इदारों और निशानात को फरोग देकर हिंदुस्तानी मुसलमानों की जुदागाना हस्ती को हिंदुओं में मदगम करने में बीसियों एलानिया और खुफिया मसाई की कोशिशें की। मदगम करने की मुसलमान और हिंदुओं को किसी ना किसी तरह से जोड़ दिया जाए, ये बात लिखी हुई है। अब मैं आपको वो डिटेल बता देता हूं जो मैंने कहा था कि मैं अभी आपको बताता हूं। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। तो सबसे पहले जिक्र है यहां पर सेल्फ गवर्नमेंट का। सेल्फ गवर्नमेंट मैंने बता दिया। जंग अजीम अव्वल की बात करते हैं। 1914 में शुरू होने वाली जंग, जिसमें कमोबेश दुनिया के तमाम ममालिक किसी न किसी रंग में शरीक रहे। इस जंग में बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, रूस और यूनान एक तरफ, जबकि जर्मनी, तुर्की और बल्गारिया दूसरी तरफ थे। जंग के नतीजे में जर्मनी को शिकस्त हुई। उसके बाद अगला जो मैंने अंडरलाइन करने को कहा था, मिसाके लखनऊ। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में होने वाला एक माहिदा, जिसकी रूह से दोनों पार्टियों ने सियासी मकासद के हसूल के लिए एक दूसरे से ताउन का वादा किया, जिसे बाकायदा एक पैकेट की शक्ल दी गई। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक नई कोशिश थी, जिसमें कायदे-आज़म पेश थे। आसान लफ्जों में मिसाके लखनऊ हिंदू और मुसलमानों की दोस्ती थी। उसके बाद है जालिमाना कवानीन। ये कौन से थे? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों मुतमईन ना थे। ये था जी वो जालिमाना कानून। उसके बाद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ये मुकम्मल नाम है इसका। हिंदुओं के मुसलमान लीडर जो 1869 में गुजरात में पैदा हुए। इंग्लिस्तान से बैरिस्ट्री की तालीम हासिल की। कुछ अरसा जनूबी अफ्रीका में बहैसियत कानूनी मशीर मुलाजमत की और 1914 में वापस आकर हिंदुओं की क़यादत संभाली इन्होंने, और 1948 में इन्हें कत्ल कर दिया गया था। अली बरादरान कौन है? मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये दोनों भाई थे जिन्होंने तहरीक चलाई थी, तहरीक खिलाफत, जिसमें यह कहा गया था कि तुर्की को टुकड़े टुकड़े ना किया जाए। ये आपने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा। उसके बाद है अदम ताउन की तहरीक। हिंदुस्तान की वो तहरीक है जो 1920 में चलाई गई, जिसमें अंग्रेजों की किसी भी मैदान में मदद करने से इनकार किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने तय किया कि अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी जाए, तमाम बरतानवी खिताबात और एजाजात वापस कर दिए जाए। ये था जी वो अदम ताउन की तहरीक, जिसमें हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो गए। और इस तहरीक में गांधी और मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जौहर के कहने पर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शुद्धि और संगठन तहरीक, ये 10वीं जमात में हम पढ़ चुके हैं। शुद्धि का मतलब है पाक साफ करना। तो 1924 और 1925 में हिंदुओं की तरफ से ये दोनों तहरीकें चलाई गईं। शुद्धि आर्या समाज फिरके की चलाई हुई एक मुनज्जम तहरीक थी। ये क्या करते थे कि वो हिंदू जो मुसलमान हो चुका था उसको दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते थे। अगर वो नहीं होता था फिर उसको संगठन के हवाले किया जाता था और संगठन उसको कत्ल कर देते थे। साइमन कमीशन क्या है? मशहूर बरतानवी मुदब्बर, यानी आप दानिश्वर कह सकते हो मुदब्बर को, सर जॉर्ज साइमन की सरकर्दगी में नवंबर 1927 में एक कमीशन कायम किया गया, जिसने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तबकों से सियासी मामलात पर गुफ्तगू करना थी। मुस्लिम लीग ने इस कमीशन की मुखालफत की, चुनाचा ये कमीशन जहां भी गया इसका बाइकआउट किया गया। नेहरू रिपोर्ट क्या है? मई 1928 में बंबई में
एक कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसकी तजावीज़ के मुताबिक कांग्रेस ने एक कमेटी मुकर्रर की जिसकी सिफारिशात जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई। मुसलमानों ने इन सिफारिशात को मुस्तरद किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, 20 मार्च 1927 को कायदे आजम ने दिल्ली में हर मकतबा फिक्र से मुराद है हर सोच रखने वाला अदारा के नुमाइंदा मुस्लिम रहनुमाओं को एक कॉन्फ्रेंस में दावत दी जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। अब उसके बाद मिस्टर जिन्ना के 14 निकात क्या थे? मार्च 1929 में मुस्लिम लीग के दिल्ली के इजलास में नेहरू रिपोर्ट को मुस्तरद करने के बाद मुसलमानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 14 बुनियादी नुकात पेश किए गए। ये 10th क्लास में आपने याद किया था, अब तो ये सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। 14 नुकात पहले थे, आज से कोई 6-7 साल पहले। सिविल नाफरमानी की तहरीक में क्या होता है? सिविल नाफरमानी 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपने इजलास मुनाकिदा लाहौर में आज़ादी का मुतालबा करने के साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने की धमकी दी, जिस पर 1930 के शुरू में अमल भी किया गया और जिससे मुल्क में सख्त अफरा तफरी फैली। इसमें क्या होता है, आप लोग टैक्स नहीं देते, आप लोग हुकूमत की कोई भी बात नहीं मानते। गोल में इस कॉन्फ्रेंस क्या है? हिंदुस्तान में नाफिज की जाने वाली इस्लाहात के सिलसिले में तबादला ख्याल के लिए बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तानी नुमाइंदों को नवंबर 1930 में लंदन में पहली गोल में इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। इसमें मुसलमान रहनुमा भी शामिल थे। फिरका वाराना फैसला, ये भी अंडरलाइन करवाया मैंने आपको। 14 अगस्त 1932 को बरतानवी हुकूमत की जानिब से कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया जिसमें छोटी जात की कौमों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। छोटी जात जैसे ये मरासी लोग हो गए, जैसे ये ब्राह्मण हो गए, ये भी छोटी जात है हिंदुओं की, तो और भी इस तरह से जातें आ जाती हैं छोटी जात। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये कौन सा है? इस पर मंटो, सादत हसन मंटो ने अफसाना भी लिखा है, वो भी पढ़िएगा। उसका नाम है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, उर्दू में नया कानून। 1935 बरतानिया की तरफ से मंजूर और नाफिज होने वाला कानून हुकूमत हिंद, जो कायदे आज़म के ख्याल में ना सिर्फ सख्त अवाम दुश्मन था बल्कि हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी के हक में सख्त नुकसानदेह था। उसके बाद फेडरेशन आगे लफ्ज आया, वफाकी तर्ज हुकूमत, जिसमें वफाक बोलते हैं जी कैपिटल को, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें दाखिली मामलात में खुद मुख्तार रहेंगी, यानी अंदर के जो फैसले हैं वो ले सकते हैं लेकिन जो बाहर के फैसले हैं वो नहीं ले सकते। तो अब आते हैं जी आगे सबक की तरफ, किताब की तरफ। सफ़ा नंबर 10 है। अब इसमें आखिरी पैराग्राफ है, वो पढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बेहद नाजुक वक्त था। मुसलमानों में कहने को कई सियासी जमातें थीं। मुस्लिम लीग जो 1906 में कायम हुई, एमसीक्यूज कभी सोती थी कभी जागती थी, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। मुसलमानों की जो जमातें हैं इनको अंडरलाइन कर लें, जमीयतुल उलमा, और उसके नीचे है खुदाई खिदमतगार और मजलिस अहरार। उसके बाद है नेशनलिस्ट। ये मुसलमानों की जमातें थीं, बिखरी हुई थीं, तो इसलिए मुस्लिम लीग को सामने आना, सब मुसलमानों को उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी कायदे आज़म की क़यादत में ये सब मुमकिन हुआ। अब आते हैं जी सफ़ा नंबर 11 पर। हुकूमत और कांग्रेसी लीडरों के साथ पूरे उतरे और दूसरी तरफ अपनी लाजवाब शख्सियत के बल पर एक परागंदा का मतलब है बिखरी हुई अकलियत को एक मुस्तकिल कौम बनाने में नुमायां तौर पर कामयाब हुए। कायदे आज़म का वही जो अभी मैंने बताया, उन्होंने इकट्ठा कर दिया सबको एक प्लेटफॉर्म पे। अक्टूबर 1937 में लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें सालाना इजलास से इस्लामी हिंद की तारीख बेदारी का एक नया दौर शुरू हुआ। चुनाचे 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद मंजूर हुई। ये भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो मुतालिया पाकिस्तान में आप पढ़ चुके हैं, वही सारा बयान किया हुआ है मुख्तसर करके। उसके बाद अगले पैराग्राफ पर जा रहा हूँ। पाकिस्तान की तजवीज़ के बाद इस मंसूबे को तफसील से मुकम्मल करने की जरूरत पेश आई। चुनाचा 1944 लिखा हुआ है में मुआशी मसले पर गौर करने के लिए, मुआशी मसला कौन सा होता है? फाइनेंशियल इशू। एक तामीरी कमेटी वज़ा की गई, सामने आई तामीरी कमेटी जिसने इनको बुनियाद फराहम की। तलीमी मसले के लिए एक तलीमी कमेटी बनी और बाकी मसाइल के लिए बाकी कमेटियां बनी। उसके बाद है जी, ये अंडरलाइन कर लें, नीचे वाला जो पैराग्राफ है वो मैं उसकी तफसील बता देता हूँ क्योंकि इसमें यही चीज़ें तफसील वाली हैं जानने वाली। यूनिनेस्ट वजारत, उसके नीचे वाली लाइन में 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे वाली लाइन में बरतानवी मजदूर हुकूमत, इसका नीचे हवाला भी दिया गया है, लेबर पार्टी।
अब आते हैं जी, इनकी मैं तफसील दे देता हूं, तो तफसील की तरफ चलते हैं। यानी सबसे पहले है यूनिनेस्ट वजारत। तो यूनिनेस्ट वजारत है 1937 के इंतखाबात के नतीजे में सुबह पंजाब में यूनिनेस्ट पार्टी और इत्तेहादी पार्टी की वजारत कायम हुई, जिसके अरकान में मुसलमान भी थे और हिंदू भी। पार्टी के लीडर सर सिकंदर हयात 1937 से 1942 तक पंजाब के वजीर आला रहे। मुस्लिम लीग और यूनिनेस्ट पार्टी एक दूसरे की मुखालिफ रहीं। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस में है हिंदुस्तान के सियासी बहरान को खत्म करने और हुकूमत खुद इख्तियारी यानी सेल्फ गवर्नमेंट के क्याम के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कराने के लिए लॉर्ड वेवल की तजवीज़ पर 25 जून 1945 को वायसराय की कोठी वाक़या शिमला में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, लेकिन किसी मसले पर भी समझौता ना हो सका। उसके बाद बरतानवी मजदूर हुकूमत, बरतानिया में लेबर पार्टी की हुकूमत, जिसके वजीर आजम एटली थे, जो 1945 तक इंग्लिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की राह हमवार की। अब आते किताब की तरफ, सफ़ा नंबर 11 का आखिरी पैराग्राफ। अब इसमें क्या जानने वाला है, नए इंतखाबात हुए 1945 से 46, अंडरलाइन कर ले, एमसीक्यूज ये मुतालिया पाकिस्तान में भी आप पढ़ेंगे कि मौसम सरमा बहार में हुए, हिंदुओं में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आई। अब इसमें दूसरी लाइन, आखिरी पैराग्राफ की दूसरी लाइन में लिखा हुआ है वजारती मिशन। इसमें ये जानने वाला और कुछ भी नहीं है, बाकी पैराग्राफ आप पढ़ें आपको समझ आ जाएगा। तो ये मैं बता देता हूं आपको वजारती मिशन क्या था। तो वजारती मिशन है जी, 1946 में बरतानवी काबीना ने अपना एक वफद हिंदुस्तानी रहनुमाओं से बातचीत के लिए हिंदुस्तान में भेजा, ताकि यहाँ के सियासी तातुल को दूर किया जा सके। सियासी तातुल से मुराद ये है सियासी कशमकश जो यहाँ पे झगड़ा चल रहा है मुस्लिम लीग और मुसलमानों और हिंदुओं का। जवाहरलाल नेहरू की मुखालफत की वजह से इस मिशन की सिफारिशात मंजूर ना हो सकी और ये नाकाम वापस चला गया। तो जनाब ये है जी स्टूडेंट्स सफ़ा नंबर 11, इसकी आखिरी लाइन है, अंडरलाइन कर लें कि बरतानिया जून 1948 तक हिंदुस्तान खाली कर देगा। पहले उनका ये प्लान था, लेकिन ऐसा ना हो सका। सफ़ा नंबर 12 आखिरी सफ़ा है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें पाकिस्तान के बारे में बताया गया, पाकिस्तान किस तरह से बना और इसके क्या क्या आगे उन्होंने मकासद थे, मुसलमानों का नस्बुल ऐन क्या था, वो क्या चाहते थे। तो ये आप पढ़ेंगे, आसान अल्फाज में लिखा हुआ है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई इसमें शख्सियत का जिक्र नहीं है जो मैं आपको बताऊं। और आखिरी शेर समझ लें, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की। यानी इकबाल क्या कहता है, इकबाल का शेर है, इकबाल कहता है कि पड़े है चरखे नीली फाम से मुराद है आसमान, उन्होंने इस्तारा लिया। आसमानों से भी बुलंद मुकाम है जी हमारी जो मंजिल है मुसलमानों की, वो इससे भी आगे हैं, हम तो कहाँ जमीन पे घूम रहे हैं। सितारे जिसकी गर्दे राह, वो कहते हैं कि ये जो सितारे हैं ना, ये तो तेरे कदमों की धूल हैं, तो तू किस सोच में बैठा हुआ है, वो कारवां तू है। कारवां से मुराद है आप एक यानी ग्रो आप लोग कह सकते हो। तो ये है जी आज का लेक्चर। एक एमसीक्यूज है कि ये सबक किस किताब से माखूज है, अखज किया गया, लिया गया। तो ये है जी जवाब, कारनामा इस्लाम। ये बहुत अहम एमसीक्यूज है। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर के एमसीक्यूज लिख लेने हैं, एक अपना रजिस्टर बना लें उस पर। तो जब भी इस चैप्टर का टेस्ट हो स्कूल में और कॉलेज में या अकेडमी में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिए और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।